कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाकर बेटी की शादी में भीड़ इकट्ठा करने फायरिंग का ये सनसनीखेज मामला गोपालगंज में तूल पकड़ता जा रहा है। कल मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की गाड़ी में बैठकर शराब उनका स्टाफ पी रहा था। मैं जिस सड़क पर खड़ा हूं, अगर इस सड़क पर तेज रफ्तार ट्रक के नीचे अचानक उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। दुल्हन ही रिवॉल्वर से धाए धाए करती हुई नजर आ रही है। ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो गई है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है। क्या हो जब कोई इन पटरियों पर तेज रफ्तार से दौड़ रही ट्रेन के नीचे आ जाए? क्या हो जब कोई इन पटरियों पर तेज रफ्तार से दौड़ रही ट्रेन के नीचे आ जाए? क्या हो जब कोई इन पटरियों के बीच खुदकुशी के इरादे से लेट जाए और उसके ऊपर से पूरी की पूरी ट्रेन गुजर जाए? क्या हो जब किसी शख्स का दर्द इतना भारी हो जाए कि वो चलती ट्रेन के आगे जान देने के इरादे से छलांग लगा दे? यूपी में मथुरा के पास जब एक ट्रेन गुजरी तो आसपास मौजूद लोगों का कलेजा धक से रह गया और ट्रेन के गुजरने के बाद उनका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि इन पटरियों के बीच लेटे युवक के ऊपर से पूरी की पूरी ट्रेन गुजर गई और उसे खरोच तक नहीं आई। यकीन न हो तो ये तस्वीर देखिए। जगह है मथुरा के पास कस्बा राया और पटरियों पर दौड़ती ये ट्रेन बिहार से मुंबई की तरफ पूरी रफ्तार से बढ़ रही है। इस गुजरती ट्रेन के नीचे पटरियों के बीच जो काली सी छाया दिख रही है, उसके बारे में आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पटरियों के बीच लेटा ये एक युवक है। बताया गया कि कस्बा राया के मार्ट रेलवे क्रॉसिंग के पास जैसे ही इस युवक को ट्रेन नजदीक आती दिखी, ये फौरन पटरियों के बीच लेट गया। जब तक आसपास मौजूद कुछ लोग समझ पाते, ट्रेन उसके ऊपर से गुजर चुकी थी। 9:30 का टाइम होगा जी। तो एक आदमी आया, वो ट्रेन के आगे इंतजार देख रहा था ट्रेन का। वो ट्रेन जैसी आई, बीच पटरी पर लेट गया था वो जी। पूरी ट्रेन निकल गई उसके ऊपर। जैसे ही ट्रेन गुजर गई, वहाँ मौजूद लोग युवक की हालत जानने के लिए उसकी तरफ लपके और जब देखा कि उसे खरोंच तक नहीं आई तो लोगों की जान में जान आई। युवक को सही सलामत देखकर तसल्ली तो हुई, साथ ही उसके इरादे पर लोगों का गुस्सा फूटने लगा। उठ वहाँ से। ट्रेन के आगे क्यों लेटा है? क्यों लेटा ट्रेन के आगे? क्यों मरना है? क्यों मरना है? मार के मुंह फोड़ दूंगा। हाँ? लोग ट्रेन के आगे क्यों कूदा है? क्यों कूदा ट्रेन के आगे? जाहिर है इस गुस्से के पीछे किसी का वैर भाव नहीं था और तल्ख आवाज के बावजूद लोग इस युवक के जान देने के इतने बड़े फैसले की वजह जानना चाहते थे। लोगों ने फौरन इस मामले की जानकारी रेलवे पुलिस को दी और रेलवे पुलिस ने जो कुछ कहा उससे इस युवक की हालत के बारे में जानकारी मिली। युवक का नाम गजेंद्र बताया गया, जो पास के ही बहादीन माट गांव का रहने वाला है। कुछ दिन पहले उसके बेटे की मौत हो गई थी, तभी से बेहद तनाव और सदमे में था और उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। पुलिस ने गजेंद्र से पूछताछ के बाद उसे समझा बुझाकर परिवार वालों को सौंप दिया। हर किसी को इस बात का संतोष था कि गजेंद्र सही सलामत बच गया। अपनों के बिछड़ने का आघात सबसे बड़ा होता है और जब बिछड़ने वाला कलेजे का टुकड़ा हो तो जिगर चाक होगा ही, लेकिन खुदकुशी किसी समस्या का समाधान नहीं। सबसे बड़ी बात ये कि जाको राखें साइयां, मार सके ना कोई। हरियाणा के फतेहाबाद में किसानों का गुस्सा विधायक पर फूट पड़ा। विधायक की गाड़ी के सामने किसानों ने लेटकर हंगामा किया, वहीं दूसरी तरफ किसानों ने विधायक की गाड़ी का घेराव करके नारेबाजी भी की। किसानों पर आरोप है कि जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली की गाड़ी का शीशा लाठी मार मार कर तोड़ दिया गया। जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली की गाड़ी जैसे ही नागरिक अस्पताल के गेट के अंदर दाखिल होने लगी, विरोध कर रहे किसान धक्का देकर अंदर घुस गए और उनमें से एक विधायक की गाड़ी के आगे लेट लग गई, जिसे पुलिस ने तुरंत खींचकर गाड़ी के रास्ते से अलग कर दिया। गाड़ी वहां से रवाना हुई तो पीछे से आ रही विधायक के काफिले की दूसरी गाड़ी के सामने आकर एक आदमी उसे रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे भी हटा दिया। कुछ देर बाद जब विधायक की गाड़ियों का काफिला अस्पताल से बाहर निकला तो एक बार फिर किसानों की भीड़ ने गाड़ियां रोकने की कोशिश की। हाथ में काले झंडे लेकर किसान विधायक की गाड़ी पर टूट पड़े।
जिन्हें पुलिस हटाने की कोशिश करती दिखी। कुछ प्रदर्शनकारी किसानों ने हाथ में लाठी भी ले रखी थी, जिन्हें पुलिस ने रोका तो धक्का मुक्की होने लगी। किसानों को रोकने की कोशिश के बावजूद वहां मौजूद एक आदमी ने विधायक की गाड़ी के शीशे पर लाठी मार दी, जिससे शीशा टूट गया और विधायक देवेंद्र बबली भड़क उठे। कानून व्यवस्था को दुरुस्त कैसे करना है प्रदेश में सरकार की, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की डिप्टी सीएम दूसरे की ड्यूटी है। सर जो पीछे था इसकी कारण इसको लगे 60 तक के लिए मेरे को लगे गाड़ी डाल दे तो पीछे से आके टक्कर मार रहे। यही नहीं, काफी देर तक चले इस हंगामे के दौरान एक और जगह पर किसानों ने विधायक देवेंद्र बबली की गाड़ी का घेराव किया और किसानों ने उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मामला तब और बिगड़ गया जब भीड़ में शामिल लोगों की बातें सुनकर विधायक देवेंद्र बबली गाड़ी से बाहर निकल गए, जिसके बाद उनके और किसानों के बीच बहस शुरू हो गई। वहां मौजूद पुलिस वालों ने विधायक को शांत करने की कोशिश की और समझा बुझाकर वापस गाड़ी में बिठा दिया। किसान विरोध करेंगे, विरोध ये हमारा हक है और हमने चैलेंज किया हुआ है कि विरोध करेंगे इनका। तो जो है नारे लगा करके हमारे जो किसान योद्धे थे वो उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। तो देवेंद्र बबली ने गाड़ी से बाहर आकर के गालियां निकाली है। एक विधायक को अपनी मर्यादा ही नहीं पता कि एक विधायक की मर्यादा क्या होती है। किसानों के बर्ताव से जेजीपी विधायक भी भड़क उठे। उन्होंने किसानों पर बदसलूकी और हमले का आरोप लगाया। हालांकि उन्होंने ये भी कबूल किया कि हंगामे से गरमाए माहौल के बीच उन्होंने आपा खो दिया था। मैं विधायक से पहले एक आम नागरिक भी हूँ और शायद हो सकता है कि मैंने भी कुछ जोश में उनको कहा भी ये तुम्हारा तरीका ठीक नहीं है। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ, आंदोलन उनका हक है, संविधान ने दिया है, लेकिन आप किसी की जान लें, आप ये गुंडागर्दी पर उतारू करें, आप इस किसान आंदोलन को किसी और रास्ते की तरफ भटका कर लेकर जाए अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, ये आप लोगों के लिए शोभनीय नहीं है। हंगामे के बाद देवेंद्र बबली किसी तरह मौके से निकल गए, मगर तब भी किसानों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। किसानों का कहना है कि देवेंद्र बबली ने उनके साथ गाली गलौज की और दूसरी तरफ उनका बर्ताव भी किसानों के साथ सही नहीं था। किसानों का ये कहना है कि अगर देवेंद्र बबली ने उनसे माफी नहीं मांगी तो जल्द ही उनके खिलाफ चक्का जाम किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने पहुंचे सुरक्षा कर्मियों की पिटाई का बेहद हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। भीड़ ने पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों की मॉब लिंचिंग की। भीड़ ने न केवल सुरक्षा कर्मियों पर हमले किए बल्कि उनके हथियार भी छीनने की कोशिश की। काफी देर तक सड़क पर इस तरीके से भीड़ की गुंडागर्दी जारी रही। भीड़ के बीच सुरक्षा कर्मी खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुछ लोग दंगा नियंत्रण पुलिस यानी रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को घेर कर पीट रहे हैं। इसी भीड़ में शामिल कुछ अराजक तत्वों ने सुरक्षा कर्मियों के हथियार और डंडे छीनने की कोशिश की। भीड़ से बचाने के लिए एक सुरक्षा कर्मी अपने एक साथी को दोनों हाथों से पकड़कर दूर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ उस सुरक्षा कर्मी को अपनी ओर खींचने लगती है। ये वीडियो बिहार के मुजफ्फरपुर के बखरी इलाके का है। पुलिस के मुताबिक यहाँ कुछ लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने लगी। कुछ युवक पुलिस से भिड़ गए, जिनमें से एक की पुलिस ने पिटाई कर दी। इसके बाद वहां मौजूद भीड़ बेकाबू हो गई। हालांकि भीड़ के बीच सुरक्षा कर्मियों ने हिम्मत नहीं हारी और वो उपद्रवी तत्वों का मुकाबला करते रहे। हंगामा करने वालों के बीच कुछ ऐसे लोग भी थे जो पुलिस की मदद कर रहे थे। पुलिस को इस घटना से संबंधित कई वीडियो मिले हैं। इसी के आधार पर उन लोगों की पहचान हो रही है जो सुरक्षा कर्मियों की पिटाई कर रहे थे और उनके हथियार छीनने की कोशिश कर रहे थे। बिहार के कई जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों को और सख्ती करनी पड़ती है, जिसको लेकर अक्सर भिड़ंत हो जाती है। लेकिन हमारे सुरक्षा में तैनात पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों पर इस तरीके से हमले निंदनीय हैं। जिन लोगों से हम अपनी सुरक्षा की उम्मीद करते हैं वो अगर हमारे बीच ही आकर असुरक्षित महसूस करेंगे तो इससे शर्मनाक बात और कोई दूसरी हो नहीं सकती। ऐसे लोग समाज और कानून दोनों की नजर में गुनहगार हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड की गई तस्वीर में एक परिवार की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि वारदात को अंजाम देने वालों ने एक गर्भवती महिला को भी नहीं बख्शा और उसके ऊपर हमलावर हो गए। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। बुलंदशहर के नरौरा थाना इलाके के वाजिदपुर गांव में दबंगों ने एक परिवार की बेरहमी से पिटाई की। इस पूरी कहानी को समझने के लिए वीडियो को ध्यान से देखना जरूरी है। आरोप है
कि इलाके के दबंगों ने पीड़ित परिवार के लोगों को पहले तो घर से खींच लिया, उसके बाद उन पर डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। इस दौरान जब पीड़ित परिवार की गर्भवती महिला बीच बचाव के लिए आई तो दबंगों ने उसकी भी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। सीसीटीवी के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे जमीन पर गिरी महिला बीच बचाव की कोशिश कर रही है, लेकिन किसी ने भी उसकी एक नहीं सुनी और उसकी भी पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान पीड़ित महिला को जमीन पर बुरी तरह से घसीटा गया, जिस वजह से महिला को गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित महिला ने इलाके के ही कुछ लोगों पर इस वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है। साथ ही पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। उनका नाम है स्वराज और कुलदीप और एक वो ललित और एक 3-4 जने थे। ये वो सारे लेडीज भी थी और जेंट्सों ने मेरे कपड़े फाड़े, मुझे मारा, लात भी बजाई और गर्भवती हूँ मैं। एक बार फिर आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया। सबसे पहले आरोपी परिवार के इस सदस्य को घर के बाहर खींच लाते हैं और उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। इसके बाद इलाके के दबंग परिवार के दूसरे सदस्यों पर भी लाठियों से हमला कर देते हैं। इस दौरान जब बीच बचाव के लिए गर्भवती महिला घर से बाहर आती है तो उसे भी बर्बरता से पीटा जाता है। मेरी बहू जब बचाने गई उसमें पेट में लात मारी, गर्भवती थी, वो गैर होश हो गई, मैं भी लास्ट में गैर होश हुआ। इस मामले में पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? कुछ नहीं किया था। रात के अंधेरे में अंजाम दी गई जघन्य वारदात को लेकर परिवार का ये भी आरोप है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करा देने के बावजूद पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई से बच रही है। पुलिस की कार्रवाई पर इसलिए भी सवाल खड़े होते हैं क्योंकि पुलिस ने आरोपियों पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। इसीलिए पीड़ित परिवार पुलिस के आला अधिकारियों से उम्मीद लगाए बैठा है। मैं जिस सड़क पर खड़ा हूं, अगर इस सड़क पर तेज रफ्तार ट्रक के नीचे अचानक कोई बाइक सवार आ जाता है तो क्या वो सही सलामत बच पाएगा? अगर ऐसा होता है तो आप इसे क्या कहेंगे? जी हाँ, चमत्कार ही ना। इसी तरीके का चमत्कार पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ और इसकी पूरी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। हम आपको दिखाएंगे इस चमत्कार की एक एक तस्वीरें और कैसे एक पूरा का पूरा ट्रक 2 लोगों के ऊपर से गुजर गया और उन्हें खरोच तक नहीं आई। ये वीडियो, ये हादसा और चमत्कार 100% सच है। मुर्शिदाबाद के इस चौराहे पर आम दिनों की तरह हलचल थी, तभी एक ट्रक बेहद तेज रफ्तार से वहां से गुजरा। किसी को पल भर पहले तक इस बात का आभास तक नहीं था कि यहाँ कोई हादसा होने वाला है। तभी अचानक एक बाइक वाला किसी और रास्ते से बेहद तेज रफ्तार से वहां से गुजरा, लेकिन अचानक सामने ट्रक को देखकर बाइक चलाने वाले ने ब्रेक लगाया तो मोटरसाइकिल फिसल गई और अपने साथी के साथ वो ट्रक के नीचे आ गया। ट्रक ड्राइवर को हादसे का इल्म होते साथ ही उसने तुरंत ब्रेक लगा दिया, लेकिन तब तक ट्रक थोड़ा आगे बढ़ चुका था। सब देखने वालों को यही लग रहा था कि कोई बड़ा जानलेवा हादसा हो चुका है। आखिर आंखों के सामने जो कुछ भी हुआ उसे देखकर ऐसा ही लगना था। इस पूरे हादसे के एक एक फ्रेम को फिर से देखिए। यह हादसा कितना भयावह था उसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग ट्रक की तरफ भागे। ट्रक और बाइक रुकने की आवाज सुनने के बाद हर किसी का कलेजा धक से रह गया। जो जहां था वहां से हादसे की जगह की तरफ दौड़ पड़ा। सड़क पर खड़े एक व्यक्ति ने ट्रक के ड्राइवर को ट्रक थोड़ा पीछे करने का इशारा किया। तभी चमत्कार की पहली तस्वीर दिखी। बाइक चलाने वाला लड़का ट्रक के नीचे से बाहर निकला। हालांकि वो कमर के सहारे ही बाहर निकला, लेकिन बाहर निकलने के बाद ट्रक के पास ही बैठकर अपने उस साथी को भी देखने लगा जो बाइक पर उसके पीछे बैठा था और इस वक्त ट्रक के नीचे था। उसी वक्त चमत्कार की दूसरी तस्वीर दिखी। ट्रक के पीछे वाले टायर के बेहद पास से सरकता हुआ दूसरा लड़का भी निकला जो बाइक पर पीछे बैठा हुआ था। लाल रंग की कमीज में नजर आने वाला ये लड़का हाथ और घुटनों के बल चलता हुआ बाहर निकला। हर कोई दोनों की सलामती को लेकर सशंकित थे। वहां मौजूद लोग दोनों लड़कों को घेर कर उनका हालचाल जानने लगे। हादसे की चपेट में आए दोनों लड़के कुछ देर तक डरे सहमे नजर आए। कुछ देर बाद ट्रक के नीचे से जब दोनों बाइक सवार निकले तो दोनों सही सलामत थे। भले ही इस हादसे को आपने एक चमत्कार के तौर पर देखा हो, लेकिन ये बात सच है कि गाड़ी की रफ्तार पर अगर काबू रखा जाएगा तो हादसे होंगे ही नहीं, क्योंकि चमत्कार हमेशा नहीं होते हैं। सड़कों पर हादसे रोकने हैं और जिंदगी को जारी रखना है तो
अपनी रफ्तार पर काबू रखना ही पड़ेगा। हर्ष फायरिंग के आज तक आपने कितने किस्से सुने? बहुत सुने होंगे ना। आज हम आपको हर्ष फायरिंग का एक ऐसा ही सच बताने वाले हैं जो आपको हकीकत से ज्यादा फिल्मी लगेगा, क्योंकि इस मामले में एक दुल्हन ही रिवॉल्वर से धाए धाए करते हुए नजर आ रही है। इस पूरे मामले का क्योंकि वीडियो भी सामने आ गया है तो ये सच मानना ही पड़ेगा। इस हर्ष फायरिंग की किरदार दुल्हन को अब रिवॉल्वर रानी कहा जाने लगा है। 7 फेरे लेने के बाद इस दुल्हन ने नई जिंदगी में कदम तो रखा, लेकिन अपने नाम पर एक FIR के साथ। शादी का सजा धजा मंच, इस स्टेज पर मौजूद दूल्हा वरमाला के लिए स्टेज की तरफ बढ़ती दुल्हन अचानक रुकी। होठों पर मुस्कान के साथ उसका एक हाथ दूल्हे के हाथ में दिखा तो दूसरा आसमान की तरफ उठा और अचानक इस पवित्र मौके पर शंख ध्वनि तेज हो गई। तेज होती शंख ध्वनि के बीच जब लोगों की नजर दुल्हन के आसमान की तरफ तने हाथ की तरफ गई तो रिवॉल्वर नजर आया। इससे पहले कि कोई कुछ समझता, शंख ध्वनि और मंगल गान को भेजती आवाज गूंजी, धाएं। अगर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा तो दोबारा इसे देखिए। भले ही आप गौर से इस तस्वीर को ना देखिए, इसके बावजूद रिवॉल्वर दुल्हन की हर्ष फायरिंग का सच आपसे छुपा नहीं रहेगा। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के लक्ष्मणपुर गांव का है, जिसकी तारीख 30 मई बताई जा रही है। रामगया पांडे की बिटिया रूपा पांडे ने जैसे ही हवा में गोली चलाई, बाराती के साथ ही वहां मौजूद लोग खुशियों से तालियां बजाने लगी। तालियों के शोर के बीच दुल्हन पास में खड़े एक शख्स को रिवॉल्वर सौंपकर स्टेज पर वरमाला के लिए आगे बढ़ गई और फिर मंगल गान की आवाज भी तेज हो गई। बताया गया कि जयमाल यानी वरमाला से पहले दुल्हन ने अपनी खुशी का इजहार इस अंदाज में किया। चूँकि इस शादी समारोह में बहुत सारे मेहमान मौजूद थे, इसलिए रिवॉल्वर रानी का वीडियो भी बना और कुछ ही देर में वायरल भी हो गया। कोरोना महामारी के इस दौर में नियम कानून को ताक पर रखकर की गई दुल्हन की फायरिंग का वीडियो न्यूज़ 18 ने दिखाया तो पुलिस प्रशासन की नींद टूटी। बताया गया कि दुल्हन के चाचा के लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग की गई थी। पुलिस ने अब दुल्हन के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने अब रिवॉल्वर जब्त कर लाइसेंस रद्द करने की तैयारी कर ली है। जाहिर है अब ये मामला इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। हर्ष फायरिंग के मामले यूँ तो देश भर से आते रहते हैं, लेकिन कोई दुल्हन बारात के सामने वरमाला से पहले ऐसा करे, ये बहुत कम ही देखने या सुनने को मिलता है। इसीलिए पुलिस ने भी इस मामले में मुकदमा दर्ज करके समाज को भी संदेश देने की कोशिश की है। पानी की कमी की तरफ शासन प्रशासन का ध्यान खींचना हो तो क्या खुद परेशानी का सबब बन जाएंगे? उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कुछ ऐसा ही हुआ। गांव में पानी की समस्या के कारण गांव के लोग आए थे तो सड़क को जैम करने, लेकिन स्थिति ऐसी बिगड़ी कि पथराव को उतारू हो गए। और जब ऐसा हुआ तो मौके पर लोगों को समझाने के लिए पहुंची पुलिस भी हक्की बक्की रही। अचानक शुरू हुई पत्थरबाजी की वजह से अफरा तफरी मच गई। बेकाबू लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस हरकत में, लेकिन तब तक पथराव की चपेट में आने से चौकी इंचार्ज सहित कई पुलिस वाले घायल हुए। घायल पुलिस वालों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। ये पूरा मामला फिरोजाबाद के पहाड़पुर गांव का है। बताया गया कि पिपरौली में लगे पानी की टंकी के पाइप 3 दिन पहले कुछ बदमाशों ने तोड़ दिए। पानी न मिलने से परेशान गांव वाले प्रशासन का ध्यान इस तरफ खींचने के लिए सड़क जाम करने पहुंच गए। खबर मिली तो मौके पर पुलिस भी समझाने के लिए पहुंच गई। पानी निकलेगा, पानी निकलेगा, ये गलत बात है। पानी की समस्या बताओ। एक तरफ पुलिस प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश कर रही थी तो दूसरी तरफ कुछ लोग मीडिया से अपनी परेशानी और पानी न आने की वजह बता रहे थे। तभी अचानक भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया।
हमारी एक टंकी है कहाँ पिपरौली में, तो वो लोग यहाँ दारू वारू पीने आते हैं, तो दारूबाजी में इनमें किसी से कोई झगड़ा हो गया तो उन्होंने हमारी टंकी तोड़ दी। हमारे यहाँ का 2 दिन से पानी बंद है। अब हम लोग क्या पिए, किससे दिए? इसके बाद बात बढ़ती चली गई और आरोप है कि भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। अचानक सड़क पर पत्थर उछलने लगे और निशाने पर पुलिस वाले थे। पत्थरबाजों ने सड़क से गुजरती गाड़ियों के साथ ही पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बनाया। कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। यही नहीं, मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहुंचे पुलिस वाले भी हमले में घायल होने से नहीं बच सके। पुलिस पर सड़क जैम करने वालों पर लाठीचार्ज करने का आरोप है। पानी को लेकर लोग परेशान हुए तो बात कानून व्यवस्था पर बनाई। हालांकि जब प्रशासन के पास पूरी जानकारी पहुंची तो लोगों की पानी की समस्या को तो दूर कर दिया गया, लेकिन जिन लोगों ने अपना कानून व्यवस्था को हाथ में लिया था वो एक नई मुसीबत में फंस गए थे। पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है। कई तरह की पाबंदियों के सारे कोरोना को हराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जरा सी लापरवाही किस तरीके से सारी कोशिशों को बेकार कर सकती है, उसकी एक तस्वीर राजस्थान की राजधानी जयपुर में देखने को मिली, जहां पर एक समाज सेवी के जनाजे में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जयपुर में 31 मई को हुई ये घटना हैरान करने वाली है, जहां समाज सेवी हाजी रफत के जनाजे में कोरोना कर्फ्यू के बावजूद भारी भीड़ दिखी। हजारों लोगों की भीड़ उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए वहां पहुंची थी। जनाजे में दूर दूर तक लोग ही लोग नजर आए, जो सड़क जाम करते हुए कतारों में चलते दिखे। जनाजे में 15,000 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने का दावा किया गया, जिसमें बहुत से लोगों ने तो मास्क भी ठीक से नहीं लगाया था, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग की भी खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। जानकारी के मुताबिक इस जनाजे में कांग्रेस विधायक रफीक खान भी शामिल हुए थे। ये उन्हीं हाजी रिफत का जनाजा है जिन्होंने जीते जी कुछ वक्त पहले ही कोरोना के खतरे को देखते हुए ईद पर निकाले जाने वाले जुलूस को टालने की अपील की थी। तो लोगों ने उनकी अपील को सराखों पर रखा था और ईद के जुलूस को टाल दिया गया था। लेकिन उन्हीं की अंतिम विदाई में लॉकडाउन के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा दी गई, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। आरोप है कि बंद दुकानों के सामने से निकले जनाजे के पास तैनात रहा पुलिस बल नियम तोड़ने वालों को रोकने की बजाय उनकी सुरक्षा के इंतजाम में जुटा रहा। यही वजह रही कि वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने कांग्रेस विधायक रफीक खान समेत 15 लोगों पर कोरोना के नियमों को तोड़ने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया। क्षेत्रीय विधायक महोदय उनके साथ अन्य लोगों के में महामारी अधिनियम में और धारा 144 की वायलेशन प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। लेकिन इस घटना के बाद बीजेपी ने गहलोत सरकार को घेर लिया और जानबूझकर जनाजा निकाले जाने की इजाजत देने का आरोप लगा दिया। सुंदरकांड का पाठ करने वाले किसी पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कल जो दृश्य जयपुर की सड़कों पर दिखा, हिदायत है 20 लोगों की, लेकिन 15,000 लोग इसमें शरीक थे। मुझे लगता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया और सरकार के देखने का नजरिया जब तुष्टीकरण का होगा, इस तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन स्वाभाविक था। जयपुर में कोरोना के खतरे के बीच सख्त पाबंदियां लागू है। इसके बावजूद भीड़ में शामिल लोगों ने न तो कोरोना के खतरे के बारे में सोचा, न ही शहर में लागू लॉकडाउन की परवाह की। ऊपर से जिम्मेदार नेता भी नियम तोड़ने में शामिल रहे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अगर ऐसी लापरवाहियां होती रही तो देश कोरोना से जंग कैसे जीतेगा। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाकर बेटी की शादी में भीड़ इकट्ठा करने वाले बीजेपी के पिंपड़ी चिचवाड़ से विधायक महेश लांडगे समेत 50 लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस ने कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद ये कार्रवाई की गई है और इस वीडियो में यह साफ दिख रहा है कि कैसे लोगों ने मास्क नहीं पहने थे और भीड़ जमा थी। ये वीडियो शादी की उसी रस्म अदायगी के दौरान बनाया गया है। बीजेपी विधायक की बेटी की शादी 6 जून को। दरअसल शादी से पहले एक प्रथा के तहत पिता को आम की एक टहनी तोड़कर लानी थी। इस टहनी को विवाह के मंडप में सजाया जाता है। इसी रस्म को निभाने के दौरान ये भीड़ जुटी। गाजे बाजे और भारी भीड़ के साथ रस्म अदायगी की गई। सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच बहुत से लोगों ने मास्क भी नहीं लगाए। रस्म अदायगी के दौरान विधायक के रिश्तेदारों और बाजा गाजा मंडली ने हल्दी भी खेली। इसी समारोह के एक और वीडियो में भीड़ डीजे पर डांस करती हुई दिख रही है। इस भीड़ में महिलाएं और बच्चे भी बिना मास्क के डांस करते दिख रहे हैं।
ये वीडियो वायरल होने के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने बीजेपी विधायक सहित 60 लोगों पर कोरोना गाइडलाइन तोड़ने का मामला दर्ज किया है। महाराष्ट्र सरकार के कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक किसी भी शादी या समारोह में 50 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। सामाजिक दूरी का भी पालन करना है, लेकिन वीडियो में दोनों ही नियमों का उल्लंघन हुआ। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि किसी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की गाड़ी एक सुनसान इलाके में खड़ी हो और उसके अंदर दारू पार्टी चल रही हो? सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल है। वीडियो में दिख रहा है कि एक 7 सीटर गाड़ी, उसकी छत पर 2 हूटर बंधे हुए हैं और गाड़ी की नंबर प्लेट पर MP गवर्नमेंट लिखा हुआ है, जिसके अंदर 3 आदमी देसी शराब के जाम बना बनाकर पी रहे हैं। सरकारी आदमी है, मार्क्स हटा जरा। तो सरकारी गाड़ी में दारू पी रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। जंगल जैसे दिखने वाले इलाके में एक कार खड़ी देखकर इलाके के एक शख्स ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही शख्स कार के नजदीक पहुंचा, उसने कार में बैठे लोगों पर सवाल दागने शुरू कर दिए। तो भाई हूटर बजाने की परमिशन है? हूटर बजाने की परमिशन है? सरकारी गाड़ी, जहाँ सरकारी आदमी कौन है? मैं तो है सरकारी आदमी है। मार्क्स हटा जरा। तो सरकारी गाड़ी में दारू पी रहा है। तुम अपना काम करो। जैसा कि वीडियो बनाने वाला शख्स कह रहा है, उससे साफ है कि कार में बैठे 3 लोग शराब पी रहे हैं। अब जरा इस कार को गौर से देखिए। इस कार का नंबर है MP02 AV 6452 और नंबर प्लेट पर लिखा है MP गवर्नमेंट। उसकी छत पर हूटर बजाने के लिए 2 लाउड स्पीकर बंधे हैं, यानी ये कार मध्य प्रदेश शासन की है और किसी VIP का वाहन है। जैसे ही वीडियो बनाने वाला शख्स गाड़ी में बैठे शराब पी रहे लोगों पर तीखे सवाल दागता है, कार ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करके भाग निकलता है। ओए, बंद कर गाड़ी पहले। भैया चाबी बंद कर गाड़ी। तो मत लगा देना गाड़ी में। अपना काम कर। बता रहा हूँ। वीडियो बनाने वाला शख्स इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है और ये वीडियो वायरल हो जाता है। तो भाई हूटर बजाने की परमिशन है? हूटर बजाने की परमिशन है? सरकारी गाड़ी, जहाँ सरकारी आदमी कौन है? मैं तो है सरकारी आदमी है। मार्क्स हटा जरा। तो सरकारी गाड़ी में दारू पी रहा है। अबे तुम अपना काम करो। ओए, बंद कर गाड़ी पहले। भैया चाबी बंद कर गाड़ी। तो मत लगा देना गाड़ी में। अपना काम कर। बता रहा हूँ। पड़ताल करने पर पता लगा कि कार मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का ही स्टाफ कार में बैठकर शराब पी रहा था। ये वीडियो रायसेन जिले के सतलापुर इलाके का है। सतलापुर के ही एक शख्स ने वीडियो बनाया था और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था। वीडियो वायरल हुआ तो विपक्ष मंत्री जी पर हमलावर हो गया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने वीडियो के साथ ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव जी, क्या आप इसका संज्ञान लेंगे? स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी की सरकारी गाड़ी में कोरोना खत्म करता उनका स्टाफ, जो मंत्री कोरोना से मरते लोगों को बेड, ऑक्सीजन और इंजेक्शन उपलब्ध न करा सके, उनके स्टाफ के पास गाड़ी में अवैध शराब, वो भी लॉकडाउन में। वीडियो वायरल होने के बाद मंत्री प्रभुराम चौधरी ने माना कि ये गाड़ी उन्हीं की है। चौधरी ने सफाई दी कि स्टाफ के कर्मचारी से गलती हुई है। अभी एक दिन पानी गिरा था, कल के परसों की बात है। उस दिन गाड़ी कोई यहाँ से वो हमारे इधर का प्यून था, वो उसने गलती की है, उसको हमने निकाल दिया। अच्छा, तो मतलब ये प्यून ले जाके आपकी जानकारी के बिना गाड़ी ले गया? नहीं, हर देखिए मतलब जानकारी उस दिन पानी गिरा था, जो ड्राइवर हमारा है उससे शायद पूछ के गया हो या वो उसको छोड़ने गया हो, इसकी तो मुझे नहीं है। लेकिन जो वायरल हुआ है, मेरे को जानकारी मिली, वो प्यून था, उसको मैंने निकाल दिया। गाड़ी का दुरुपयोग करने वाले रूपेश नाम के चपरासी को नौकरी से हटा दिया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की गाड़ी में बैठकर शराब उनका स्टाफ पी रहा था। वीडियो के सामने आते ही विपक्ष ने मंत्री जी को घेर लिया। बाद में मंत्री जी के इस स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन कोविड महामारी के इस दौर में विपक्ष को मंत्री जी को घेरने का एक मुद्दा तो मिल ही गया। चीन को दुनिया की सप्लाई चेन कहा जाता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि चीन दुनिया भर में
वायरस की सप्लाई कर रहा है। पिछले 2 महीने में कोरोना ने जिस तरीके से पूरी दुनिया में तांडव मचाया है, उससे लोगों के मन में खौफ भर गया है। लेकिन अब चीन में एक नए वायरस का मरीज मिला है। खबर ये है कि चीन में पक्षियों से एक और वायरस इंसानों में फैलना शुरू हो चुका है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस बात को कबूल किया है कि चीन में बर्ड फ्लू वायरस का पहला केस इंसानों में पाया गया है। चीन के सरकारी न्यूज ग्लोबल टाइम्स की खबर है कि बर्ड फ्लू के वायरस H10N3 से पहला इंसान संक्रमित पाया गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 41 साल के एक शख्स में H10N3 बर्ड फ्लू का वायरस मिला है। 41 साल का शख्स पूर्वी चीन के जियांगसू प्रांत का रहने वाला है। ग्लोबल टाइम्स ने पहला केस तो कबूल कर लिया है, लेकिन चीन में इस वायरस के ज्यादा मरीज होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि कोरोना वायरस के वक्त में भी जब चीन ने पहला मामला विश्व के सामने बताया था, तब तक वुहान शहर में सैकड़ों लोग कोरोना की चपेट में आ चुके थे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने इस बात की पुष्टि की है कि उनके यहाँ पे बर्ड फ्लू वायरस H10N3 का मरीज मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक 41 साल के एक शख्स को 28 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसे काफ़ी तेज बुखार हो रहा था। उसके बाद उसके टेस्ट में ये बात साफ हुई कि उसके अंदर H10N3 का वायरस पाया गया है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने यह भी बताया कि फ्लू और इन्फ्लुएंजा में इस्तेमाल लाए जाने वाली दवाइयां उस मरीज को दी गई, लेकिन इससे ज़्यादा इस नए वायरस के बारे में चीन ने कोई जानकारी नहीं दी। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि बर्ड फ्लू का H10N3 वायरस इंसान में कैसे फैला। चीन ये भी जानकारी नहीं दे रहा कि नया वायरस इंसान से इंसानों में फैल रहा है या नहीं। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने इस सवाल पर भी चुप्पी साध रखी है कि इस वायरस के इलाज में कौन सी दवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन की वुहान लैब से लीक हुए कोरोना वायरस पर हाल ही में नॉर्वे और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने बड़ा दावा किया है। स्कूल में मिलने वाले होमवर्क को लेकर बच्चे अक्सर शिकायत करते हैं। ज़्यादा होमवर्क का बहाना भी बनाते हैं। घर पर पढ़ाई ना करनी पड़े, इसके लिए तमाम तरह के नखरे भी करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी बच्चे ने स्कूल क्लासेस को लेकर प्रधानमंत्री से शिकायत की हो? कश्मीर के एक बच्ची ने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो में पूरी मासूमियत के साथ अपने ही अंदाज में कोरोना काल में चल रहे ऑनलाइन क्लासेस को लेकर अपील कर दी। अस्सलामुअलैकुम मोदी साहब, मैं एक लड़की बोल रही हूँ, मैं 6 years old। मैं आपको जूम क्लास की बड़े और छोटा बोल सकती हूँ। छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 6 years old होते हैं, उनको ज़्यादा क्यों रखते हैं काम मैडम और टीचर, मैडम और सर क्यों रखते हैं? इतना काम होता है बड़ू बच्चों को। मुझे मैं सुबह उठती हूँ 10 बजे, मुझे दो बजे तक होती है क्लास। एक होती है इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद उर्दू, उसके बाद EVS, उसके बाद कंप्यूटर। इतना ज़्यादा काम रखते हैं बड़ू बच्चों को, जो थे 7, 6, 10। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? महज 6 साल की उम्र, मासूमियत ऐसी कि नजर न हटे, बात ऐसी कि सब कहें बात तो सही है। कश्मीर की रहने वाली 6 साल की बच्ची का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, जिसमें वो पीएम मोदी से ऑनलाइन क्लासेस की परेशानियां साझा कर रही है। इस बच्ची का वीडियो ट्विटर समेत सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। इतना ही नहीं, कुछ ही घंटों में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने वीडियो को देखने के बाद ट्वीट किया और स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस को लेकर नई रणनीति बनाने का वादा भी किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लिखा, बहुत ही मासूमियत भरी शिकायत। स्कूली बच्चों पर होमवर्क का बोझ कम करने के लिए शिक्षा विभाग को 48 घंटे के भीतर नीति बनाने का निर्देश दिया है। बचपन की मासूमियत भगवान का उपहार है और उनके दिन जीवंत और आनंद से भरे होने चाहिए। दरअसल कश्मीर की इस बच्ची ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि ऑनलाइन के दौरान जितनी पढ़ाई उनसे करवाई जाती है वो बड़े बच्चों के लिए होती है। छोटे बच्चों के कंधों पर क्लासेस का बोझ जरा कम होना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम मोदी साहब, मैं एक लड़की बोल रही हूँ, मैं 6 years old। मैं आपको जूम क्लास की बड़े और छोटा बोल सकती हूँ। छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 6 years old होते हैं, उनको ज़्यादा क्यों रखते हैं काम मैडम और टीचर,
नहीं, मैडम और सर क्यों रखते हैं? इतना काम होता है बड़ू बच्चों को। जब मैं सुबह उठती हूँ 10 बजे, मुझे दो बजे तक होती है क्लास। एक होती है इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद उर्दू, उसके बाद EVS, उसके बाद कंप्यूटर। इतना ज़्यादा काम रखते हैं बड़ू बच्चों को, जो थे 7, 6, 10। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? अब क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब, गुड बाय। प्रधानमंत्री मोदी से की गई शिकायत वाले इस वीडियो को 4 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। इसे हज़ारों लाइक्स और कमेंट्स मिल रहे हैं। इस वीडियो को हज़ारों लोगों ने रिट्वीट भी किया है। दरअसल कश्मीर की इस मासूम बच्ची ने कई बार टीवी पर प्रधानमंत्री मोदी को शिक्षा पर बच्चों के साथ बात करते हुए देखा है, तो उसने सोचा कि क्यों ना स्कूलों की शिकायत सीधे प्रधानमंत्री से की जाए। और इस अपील का असर ये हुआ है कि स्कूलों की शिक्षा नीति में बदलाव के लिए एक्शन भी शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर पलायन का मामला सामने आया है। इस बार घटना अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव की है। यहां के हिंदू परिवारों को द्वारा आरोप लगाया गया है कि कई अन्य समुदायों द्वारा उनका उत्पीड़न किया जाता है। लोगों का कहना है कि उत्पीड़न से तंग आकर अपने मकानों को बेचकर जाने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। शामली के कैराना की तरह ही नूरपुर गांव के भी घरों की दीवारों के बाहर इश्तेहार लगे हुए हैं कि ये मकान बिकाऊ है। उत्तर प्रदेश अब से पहले भी ऐसी तस्वीरों का, ऐसे विवाद का गवाह बन चुका है। ताजा तस्वीरें आई हैं अलीगढ़ के टप्पल कस्बे के पास बसे नूरपुर गांव से। यहां हिंदू परिवारों ने अपने घर की दीवारों पर लिख दिया है कि मकान बिकाऊ है। अब ये मकान बेचकर गांव छोड़ने का मन बना चुके हैं। गत वर्षों से हमारी बहन बेटियों की जो बाराती चढ़ती हैं उस रास्ते से गुजरने नहीं देते हैं। एक मस्जिद बनी है नई, तो कह रहे हैं कि ये 300 मीटर के दायरे में यहाँ बारात चढ़ने नहीं देंगे आपकी, और हमसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, मारपीट करते हैं और हमारी बारात की गाड़ियों को तोड़ते हैं। काफ़ी परेशान करते थे। हमारी बारातों में झगड़ा करना अंतर, और कहीं चक्कू से भंवर सिंह के चक्कू मारना, कहीं बारातों में झगड़ा करना, कमेंट कसना, हमारी बहन बेटियों के रात को आना, हुटर बजा के गाड़ी निकालना, तरह तरीके की बात कहना। टप्पल के नूरपुर गांव के इन SC परिवारों का आरोप है कि लंबे समय से इन्हें परेशान किया जा रहा है, लेकिन ये विवाद एक घटना के बाद से सुर्खियों में आ गया। 26 मई को गांव के एक दलित परिवार में बेटी की शादी थी। नूरपुर गांव में बारात आई हुई थी। जब बारात चढ़ी तो आरोप है कि दूसरे समुदाय ने चढ़त को रोक दिया। आरोप ये भी है कि दूसरे समुदाय ने बारातियों के साथ मारपीट भी की। मारपीट करी बारात में। अच्छा, फिर परेशान करे, हम देख के जाना चाहते हैं। तो पुलिस से नहीं कहा आपने? पुलिस कोई है। घटना से तंग आकर लोगों ने अपने मकानों पर बिकाऊ इश्तेहार लिख दिए। मकानों की दीवारों पर लिखे इश्तेहारों की तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस ने 11 लोगों पर नामजद मुकदमा कायम किया है। ये पुलिस FIR की कॉपी है। नूरपुर की घटना के संबंध में मेरे द्वारा, SDM खैर के द्वारा और प्रभारी निरीक्षक टप्पल के द्वारा गांव का भ्रमण कर लिया गया है। इस तरह की अब वहाँ पे कोई बात नहीं है। 26 तारीख की घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि दूसरे पक्ष ने भी मामले में अपनी तहरीर दी है। पीड़ितों की शिकायत के बाद दूसरे समुदाय के 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन इश्तेहार की वायरल हुई तस्वीरों को देखने के बाद इलाके के नेता गांव आना शुरू हो चुके हैं। नूरपुर गांव में इलाके के नेता पहुंचकर पंचायत कर रहे हैं, जिसमें गांव वाले अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। ये तस्वीरें उन्हीं पंचायतों की हैं। जीवन में दोबारा नूरपुर में ऐसी घटना न हो, ऐसी सख्त कार्रवाई होगी। पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने दावा किया है कि वो आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करवाएंगे, जबकि पूर्व विधायक ने दावा किया है कि नेता गांव में जाकर भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
जो समाज में विघ्नत डालने का काम किया है, ऐसे गुंडे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको नूरपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, कोई भी बख्शा नहीं दिया जाएगा, कोई भी बख्शा नहीं दिया जाएगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये आपस में कभी कभी झगड़ा हो जाता है, इसको वो ख़त्म हो गया, कल कंप्रोमाइज़ हो गया। अब तो ये सिर्फ आग में घी डालने का काम करने गई हैं। कैराना के बाद नूरपुर से आई इन तस्वीरों पर संत समाज ने भी नाराजगी जाहिर की है। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कहा है कि दलित परिवारों पर यह अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन लोगों ने ये घृणित कार्य किया है वो दंड के भागी हैं, उनको दंड मिलेगा। सरकार से हम मांग करते हैं, आदरणीय योगी जी से, कि जांच करा करके जो इस तरह का कृत्य किए हैं उनको दंडित किया जाए। गांव वालों का दावा है कि गांव से 100 हिंदू परिवार पलायन की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पलायन का यह दूसरा मामला है। इससे पहले कैराना में भी एक समुदाय विशेष पर उत्पीड़न से जुड़े हुए बयान सामने आए थे। नूरपुर में भी जो हो रहा है उसके बयान भी ठीक उसी तरह के हैं। सच क्या है, ये सारी बातें पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएंगी। कोविड की इस चुनौती के बीच वायरस को दावत देने का एक मामला सामने आया है। ये न सिर्फ हैरान करने वाला है बल्कि खतरनाक भी। न मास्क, न सोशल डिस्टेंसिंग और बहुत ज्यादा भीड़। बिहार के गोपालगंज में जश्न के दौरान ऐसा ही नजारा देखने को मिला। लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ थी, डीजे की धुन पर वो नाच रहे थे और फायरिंग भी की गई। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कैसे डीजे की धुन पर लोग खुशी से झूम रहे हैं। लेकिन इसी बीच हमारी नजर इस शख्स पर जाती है जिसके हाथों में तमंचा है। अचानक ये शख्स अपने तमंचे को लोड करता है और हवा में फायरिंग करने लगता है। यहाँ न तो किसी के चेहरे पर मास्क है और न ही किसी को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है। फायरिंग के बीच लोग डांस करने में मशगूल हैं। बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें कुचाय कोट के उचका गांव की हैं, जहां डांस के दौरान फायरिंग का ये वीडियो वायरल हुआ है। दावा किया जा रहा है कि पंचायत चुनाव से पहले प्रचार के लिए यहाँ इस ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें इलाके की बार बालाओं को भी बुलाया गया था। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इस आयोजन को जिला परिषद उम्मीदवार ने आयोजित कराया था। लेकिन न सिर्फ इस आयोजन में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गईं, बल्कि तमंचे से फायरिंग करके लोगों की जान को भी जोखिम में डाला गया। फायरिंग का ये सनसनीखेज मामला गोपालगंज में तूल पकड़ता जा रहा है। आयोजकों ने आयोजन कर न सिर्फ नियम और कानून की धज्जियां उड़ाई बल्कि लोगों की जान को भी बहुत बड़े खतरे में डाला। फिलहाल गोपालगंज में तमंचे पर डिस्को का ये मामला लोगों के भीतर चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो गई है और ब्रिटेन कोरोना की महामारी के कहर से अच्छी तरह वाकिफ है। लेकिन तीसरी लहर के आने के जो संकेत मिले हैं उसने वहां के लोगों को काफी ज्यादा डरा दिया है, क्योंकि तीसरी लहर के निशाने पर सीधे तौर पर बच जा सकते हैं। इसी बात की आशंका के मद्देनजर ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने सरकार को चेताया है। ब्रिटेन में कोरोना महामारी की दहशत एक बार फिर खुलेआम देखी जा सकती है। In a very dramatic way, actually, on the 21st of June, and be in a position where cases are rising in many areas and there's lots of unanswered questions. You know, we've moved too quickly in the past, and I don't think any of us want to make that mistake again. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 21 जून से लॉकडाउन हटाने की घोषणा करने वाले थे, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आहट ने अब सभी को बुरी तरह से डरा दिया है। ब्रिटेन सरकार का सलाहकार, भारतीय मूल के वैज्ञानिक और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रवि गुप्ता ने सरकार को आगाह किया है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है और अभी तक 3,383 मामले सामने आ चुके हैं। बेशक अभी ये आंकड़े कम हैं, लेकिन हर एक लहर की शुरुआत कम आंकड़ों से ही होती है। तीसरी लहर की संभावनाओं को लेकर के ब्रिटेन की सरकार काफी ज्यादा चिंतित है और ऐसे में कई कदम उठाए जा रहे हैं। अभी लॉकडाउन जो कि 21 जून को खुलने वाला है उसके ऊपर लेकर के भी सवाल चिन्ह खड़े हो गए और हो सकता है कि सरकार इसको और लंबे समय के लिए आगे बढ़ा दे। कोरोना की तीसरी लहर की दहशत के बीच ब्रिटेन में वैक्सीन लगाने की मुहिम तेज कर दी गई है, जबकि लोग खुद भी कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहे हैं। ये माना जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर के निशाने पर 18 साल की उम्र तक के बच्चे हो सकते हैं। तीसरी लहर के तहत 3,383 मामले सामने आए।
जबकि देश में कोरोना के कुल मामले 44,99,939 तक पहुंच गए और 1,27,782 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। ब्रिटेन में अभी तक 3,93,00,000 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। शुरुआती संकेत जिस तरह के दिख रहे हैं कि तीसरी लहर ब्रिटेन में आ सकती है, इससे न केवल सरकार बल्कि जो साइंटिस्ट हैं वो भी लगातार चिंता में हैं और ऐसे में कई सारे सुझाव सरकार को दिए जा रहे हैं। एक तरफ से साइंटिस्ट का कहना है कि लॉकडाउन की मियाद को और ज्यादा बढ़ा देना चाहिए या फिर लॉकडाउन को बहुत सोच समझ के ऐसी जगहों पर खोलने की जरूरत है जहाँ संक्रमण बहुत कम है। सरकार को वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि 3/4 नए मामलों में कोरोना वायरस का B.1.617 वेरिएंट मिला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कई और देशों में मिले वेरिएंट का भी नामकरण किया है। इसी कड़ी में ब्रिटेन में मिले वेरिएंट का नाम अल्फा रखा गया है, जबकि साउथ अफ्रीका में मिले वेरिएंट का नाम बीटा रखा है और अमेरिका में मिले वेरिएंट का नाम एप्सिलॉन रखा गया है। ब्राजील में मिले कोरोना स्ट्रेन का नाम गामा रखा है, जबकि फिलीपींस में मिले स्ट्रेन का नाम थीटा रखा गया है। भारत में दूसरी लहर के दौरान तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस को इसी वेरिएंट B.1.617.2 को जिम्मेदार बताया जा रहा है। भारत में दूसरी लहर के दौरान तबाही मचाने के लिए कोरोना वायरस के इसी वेरिएंट B.1.617.2 को जिम्मेदार बताया गया है, जिसका नाम डेल्टा रखा गया है। भारत में ही मिले वायरस के दूसरे स्ट्रेन यानी B.1.617.1 का नाम कप्पा रखा गया है। भारत में मिले वेरिएंट के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि ये बहुत तेजी से फैलता है। ब्रिटेन में वैज्ञानिकों का मानना है कि बेशक तीसरी लहर में जो मामले सामने आए हैं वो बेहद मामूली हैं, लेकिन बड़ी आफत की शुरुआत मामूली ही होती है जो बाद में विकराल रूप धारण कर लेती है। ऐसे में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को सलाह दी गई है कि फिलहाल लॉकडाउन खोलने का इरादा छोड़ दिया जाए और इसके साथ ही चूंकि बच्चों के लिए ये लहर काफी घातक साबित हो सकती है। नमस्ते।